जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे और वीडियो को सभी को लाइक करना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, मास्टर कार्ड वाले हों, चाहे आपके LT ग्रेड उत्तराखंड वाले हों, चाहे सुपर टेट वाले हों, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी वाले हों, ठीक है, सभी लोग बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ें। और जो भी साथी ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर जरूर बन जाएं, ठीक है। ज्वाइन मेंबर बनने के लिए दोस्तों आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होता है और वहां पर आपको 3 प्लान में से एक प्लान आपको लेना पड़ता है, ठीक है। और आपको ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है ना। अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो यूट्यूब में एक बार सर्च कर लेना हाउ टू ज्वाइन यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि कैसे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर हमें दोस्तों कल हमने यहाँ तक पढ़ दिया था, कहाँ तक, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था रामकुमार वर्मा जी ने, ठीक है, रामकुमार वर्मा जी ने माना था। अब यहाँ से आगे हमें पढ़ना है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन थे, सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यानी कि 35 का उत्तर हमें चयन करना है। सहजयान के प्रवर्तक यहाँ सभी लोगों को बताना है, ठीक है। थर्टी 35 में उत्तर हमें बताना है। लखन लोधी जी MP टेट की कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 35 का आंसर आपने बताया कि सहजयान के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो सरहपा जी माने जाते हैं ना, सरहपा जी। आपका आंसर निकिता पूनम जी बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। शिवानी जी, अगला क्वेश्चन आपको बताना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, यानी कि 36 का आंसर हमें चयन करना है। क्या कहा है, पुरानी हिंदी कहा है, प्राकृताभास अपभ्रंश कहा है, साहित्यिक अपभ्रंश कहा है, या फिर परिनिष्ठित अपभ्रंश कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। ये दोस्तों आपको पता है कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश ये प्राकृत की अपभ्रंश कहलाती है। प्राकृत की अपभ्रंश अपभ्रंश है, प्राकृत की अपभ्रंश अपभ्रंश है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पुरानी हिंदी कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने कल पढ़ लिया था, ठीक है, तो ये अपना हो गया था ये क्वेश्चन। फिर आपको बताना था कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा। ये क्वेश्चन भी शायद हुआ था 37 का, बता दो फटाफट से, रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल नाम दिया है। आदिकाल हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा, आर्यन शुक्ला, ललित मोहन गोस्वामी, प्रश्न क्रमांक 37 में। और 37 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने, किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और डी नंबर आपका सुनील जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमने देखा था कि पुरानी हिंदी का जो पुरानी हिंदी नामकरण किया है वो गुलेरी साहब ने किया है, गुलेरी साहब ने। और यहां तक गुलेरी साहब तक हमने पढ़ा था कि इनकी 3 रचनाएं थी, 3 कहानी थी, है ना, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है, आपको पता है, ठीक है। तो ये आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल सही है, यहां तक हमने पूरा पढ़ा था। अब इसके आगे हमें पढ़ना है, सभी लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 39 का उत्तर आपको चयन करना है। किस किसने घटना चक्र की पुस्तक खरीद ली है, किसने खरीदी घटना चक्र की पुस्तक। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं प्रश्नों का तो घटना चक्र की पुस्तक आप खरीद सकते हैं, ठीक है। विस्तृत अगर पढ़ना है तो कल मैं पूरा आपको बताऊंगा, कल एक पूरी वीडियो आएगी आपकी कि आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, पीजीटी टीजीटी की कर रहे हैं तो कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो कल एक वीडियो लेकर के आऊंगा, हम वीडियो पढ़ लेंगे, ठीक है। कितने बजे लेकर के आए, 8 बजे लेकर के आए या 7 बजे लेकर के आएंगे, ठीक है, शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे कल एक बुक कल एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको पुस्तक से संबंधित मैं बताऊंगा कि कौन सी पुस्तक आपको खरीदनी है, ठीक है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया, किसको किया है, ये हमें बतानी प्रश्न क्रमांक 39 का। किसको गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो प्रथम स्वीकार किया है राजा
मुंजको। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना किसे? स्वयंभू को। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो माना है वो राजा मुंज को माना है। ठीक है, राजा मुंज को, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब आपको एक और बताना है, राजा मुंज को और किसने माना है? जल्दी से लिखो फटाक से कमेंट में, राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि और किसने माना है? प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो कमेंट में पिंकी शर्मा जी, है ना, मोहम्मद शाहिद अली, प्रश्न क्रमांक आपको बताना है कि यहाँ पर पुरानी हिंदी का प्रथम कवि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना और राजा मुंज को आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम कवि और किसने माना है? स्वयंभू को तो माना है राम कुमार वर्मा ने हिंदी का कवि, प्रथम हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, कमेंट में जल्दी से लिखो बिल्कुल सही, रीनू चौधरी जी, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, वेरी गुड। अगला आपको बताना है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? यानी कि 40 का उत्तर आपको बताना है। 40 का मंजूवाला प्रमोद कुमार जी, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? दोस्तों, हम जब ज्वाइंट मेंबर की जो क्लास हो रही है, ज्वाइंट मेंबर की अभी तक 3 से 4 क्लासें हो गई हैं। सबसे पहले हमने इतिहास लेखन के स्रोत पढ़े। इतिहास लेखन के स्रोत मैंने आपको एक वीडियो दिया था इतिहास लेखन के स्रोत में, जहां पर हमने भक्तमाल पढ़ा था। भक्तमाल 252 वैष्णव की वार्ता, है ना, 84 वैष्णव की वार्ता, कालिदास हजारा, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी। और उसके बाद दोस्तों, है ना, जो भी मास्टर कैडर वाले भी हैं, टीजीटी वाले हों, पीजीटी वाले हों, ज्वाइंट मेंबर आप बन जाएं, सारी तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट है पढ़ाई दोस्तों, है ना। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों स्वयंभू को। स्वयंभू को, यानी डी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है, डी नंबर। ठीक है, स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। स्वयंभू देवकृत पयोमचर्यु 5 कांड 83 संधियों, है ना, या फिर सर्गों वाला विशालकाय महाकाव्य है पयोमचर्यु। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये पयोमचर्यु किसका महाकाव्य है? तो ये स्वयंभू का है। इसमें कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? 83 सर्ग हैं। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश का आदि काव्य कौन सा है, तो आप बता देना पयोमचर्यु। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का महाकवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, अपभ्रंश का महाकवि स्वयंभू को कहा जाता है। इनका एक महाकाव्य है पयोमचर्यु। ठीक है, और अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं स्वयंभू। ये इतनी चीजें आपको स्वयंभू के बारे में याद रखनी है। हाँ, राम काव्य। अब आपको बताना है कि किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? शरहपा को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है, पुष्पदंत या फिर हेमचंद्र को कहा जाता है? यानी कि 41 का आंसर आपको बताना है। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये तो फिर से पूछ लिया गया वही क्वेश्चन, है ना। तो ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब 42 का आपको आंसर लिखना है। 42 का, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हेमचंद्र थे, स्वयंभू थे, रामचंद्र थे या फिर दत्त थे? यानी कि 42 को आपको चयन करना है दोस्तों। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर स्वयंभू, यानी कि कई प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों। अब यहां पर पूछा गया कि स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो कृति का नाम तो आपने अभी पढ़ा, पयोमचर्यु है। स्वयंभू की कृति कौन सी है? पयोमचर्यु। ठीक है, यानी डी नंबर, हिंदी ज्ञान गंगा धारा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से जुड़े रहें और आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं चैनल को, ज्वाइन मेंबर अगर बनते हैं तो बहुत मजा आएगा और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर, एलटी ग्रेड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से जुड़े हैं, हिंदी सब्जेक्ट है, तो आपकी तैयारी निश्चित ही अच्छी होगी।
और पयुमचर्यु किसकी रचना है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया तो ये स्वयंभू की रचना है। ठीक है, अब आपको यहां पर चयन करना है कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 45 का आंसर बताना है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। महापुराण में लिखा है, परमात्मा प्रकाश में लिखा, भविष्यत कहा में लिखा है, या फिर पयुमचर्यु में लिखा है। यानी कि 45 का आंसर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताना भी है। चयन करना है गायत्री अहरवाल, प्रहरी जी, है ना, और विशाल सालुंकी, जितने भी हमारे साथी टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, कोई भी हो दोस्तों, आप एक बार जुड़ें और आपको इतनी अच्छी अच्छी क्लासें मिलेंगी। ट्रिक से पूरा हिंदी साहित्य, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा ट्रिक से पढ़ाऊंगा। पहले वीडियो आप देख लेना, पहले वाले, है ना। और ये जो पयुमचर्यु है, पयुमचर्यु, इसमें दोस्तों कहा गया है, इसमें लिखा है कि जो अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी थी, उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली थी, यानी कि दीक्षित हो जाती हैं। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पयुमचर्यु स्वयंभूकृत चरित्र काव्य है, 5 कांडों वाला महाकाव्य है। ठीक है, इसके 5 कांड कौन कौन से हैं? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ये 5 कांड हैं। इन कांडों को भी आप नोट्स कर सकते हो। ठीक है, इनको भी आपको नोट्स करना है। विद्याधर कांड प्रकृति जी, ठीक है, अयोध्या, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड, इनको आप नोट्स कर लें। ये 5 कांड हैं। नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया गया और नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है और सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण, दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी, आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ये किसमें कहा गया है? पयुमचर्यु में। पयुमचर्यु में ये कहा गया है, पयुमचर्यु में। ठीक है, ये आप याद रख लेना। पयुमचर्यु स्वयंभू जी का महाकाव्य है, 5 कांड इसमें हैं। ठीक है, ये सभी लोग याद रखेंगे। और कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य। जल्दी से 46 का उत्तर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लौकिक चरित्र काव्य प्रवक्ता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 46 का आंसर बताना है। और जितने भी साथी हैं 60 वीडियो मैंने ट्रिकी वीडियो दिए हैं। अगर 60 वीडियो आपने ट्रिक से पूरे देख लिए, 25 घंटे का एक पूरा वीडियो है, 25 घंटे का अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो हिंदी साहित्य में आपको आधा हिंदी साहित्य याद हो जाएगा साथियों। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है, याद करवाने की गारंटी तो मेरी है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य यानी कि 46 का आंसर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ये भविष्यत कहा। भविष्यत कहा मैंने आपको याद करवाया था, ये किसकी रचना है? ये धनपाल की है। बोले सर भविष्य के लिए धन का संग्रह करते हैं, धन का संग्रह करते हैं भविष्य के लिए, तो भविष्यत कहा के रचनाकार कौन होंगे निकिता जी? धनपाल। ठीक है, याद रख लेना है। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिनमें कथानक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लौकिक चरित्र काव्य है। ये लौकिक चरित्र काव्य है कौन सा? भविष्यत कहा। और ये किसकी रचना है? धनपाल की रचना है, धनपाल की। इसको याद रखेंगे। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि हमने पढ़ा था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, है ना। बोले सर अपभ्रंश का वाल्मीकि मैं स्वयं हूं, स्वयं, है ना। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयं हूं तो स्वयंभू याद रख लेना। और अपभ्रंश का भवभूति बताना है, भवभूति यानी कि 47। और 47 का सभी लोगों को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, सभी लोगों को लाइक जरूर करना है, लाइक। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है किसे?
पुष्पदंत को यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्पदंत को बी नंबर, इन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी थी अभिमान मेरू की, पुष्पदंत ने, ठीक है, ये भी आपको पता है पुष्पदंत जी की। आर्यन जी बी नंबर बिल्कुल सही है। साहिल जी बी नंबर सही है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत, भवभूति, ठीक है। अब कैसे बोलोगे, अपन बोलते ना हम भभूति लगा लेते, ऐसे मस्तक में क्या क्या लगा ली, बोले भभूति लगा ली। काय की भभूति लगा ली, पुष्प की भभूति लगा ली, भभूति से भवभूति और पुष्प की भभूति लगा ली तो पुष्पदंत। भवभूति किसे कहा जाएगा, पुष्पदंत को कहा जाएगा। बोले सर पुष्प की भभूति लगा ली। काय की भभूति लगाना है, अब पुष्प की लगाना है। और कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, 48 का आंसर बताना। नहीं है तो कौन सी नहीं है, महापुराण, जसहर चरियु, पयुम चरियु या फिर जय कुमार चरियु, यानी कि 48 का सभी लोग आंसर चयन करेंगे, है ना। 48 का उत्तर कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, पुष्पदंत की। बोले सर महापुराण तो हमने पढ़ी है ना, और पयुम चरियु, ये पयुम चरियु नहीं पढ़ी, ये पयुम चरियु तो हमने पढ़ी कि ये स्वयंभू जी की है। किसकी है, स्वयंभू जी का ये तो महाकाव्य है, 5 खंड वाला महाकाव्य है ये तो। कौन सा, पयुम चरियु। तो यहां पर सीधा सीधा सा आपका दिख रहा है कि रचना पुष्पदंत की नहीं है। तो पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है, बोले सर हमने पयुम चरियु नहीं पढ़ा, यानी कि पयुम चरियु तो हमने स्वयंभू की पढ़ी थी। ये जय कुमार चरियु पुष्पदंत की है, महापुराण है, जसहर चरियु, ये सारी पुष्पदंत की रचना है ना। ये सारी रचना पुष्पदंत जी की है, बाकी पयुम चरियु ये रचना स्वयंभू जी की है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। और आपको बताना है कौन सी रचना स्वयंभू कवि, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है, यानी कि 49 का उत्तर आपको लिखना। बड़े ही मजे से पढ़ो, मस्ती से आपको पढ़ना है। अभी तो ये हमने सिर्फ आप लोगों के लिए जोड़ने के लिए, इकट्ठा होने के लिए सीरीज आपकी चालू है कि आप लोग जुड़ें, और बढ़िया तरीके से फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, टीजीटी कैसे निकालना है, पीजीटी कैसे निकालना है, एलटी ग्रेड आपको कैसे निकालना है, और पंजाब मास्टर गार्ड कैसे निकालना है। हिंदी में किसी के नंबर कम नहीं रहेंगे, हिंदी साहित्य, है ना। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है, नहीं है तो किसकी नहीं है। दोस्तों पढ़ने का तरीका होता है, कुछ लोग किताब को पढ़ते हैं, कुछ लोग किताब को पढ़ते हैं 5% याद होता है, कुछ लोग किताब में पॉइंट को पढ़ते हैं, है ना, और कुछ लोग किताब से क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने मानसिक स्थिति से, किसी घटना को उससे जोड़ करके, किसी ट्रिक से पढ़ करके उसको याद करते हैं, है ना। एक बार ट्रिक वाले वीडियो जरूर देखें साथियों। और कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है, तो बोले सर ये महापुराण हमने पढ़ा था, महापुराण तो ये पुष्पदंत की है, पुष्पदंत की है, तो ये रचना स्वयंभू की नहीं है। फिर रिट्ठडैमी चरियु, है ना, पयुम चरियु या फिर स्वयंभू छंद, ये तीनों ही रचना मानी जाएंगी किसकी, स्वयंभू की। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति। ये 2 प्रश्न तो हमेशा पूछे जाते हैं, इनको तो याद रख लेना, रट लेना, है ना। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन से हैं। दोस्तों अगर आप रेगुलर क्या करते हैं, क्लास अटेंड करते भी हैं, तो आपको ऐसे हजारों प्रश्न होंगे जो आपको रट जाएगा, हजारों प्रश्न हो जाएंगे जो आपको खुद पता नहीं होंगे, वो रट जाएंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको वो चीज, सारी चीजें याद आएंगी, है ना। तो जल्दी से मैं एक प्रश्न को कई बार आप तक बताता हूं, और हमेशा हमारा सूत्र भी रहा है कि एक पुस्तक को 50 बार पढ़ना है, 50 पुस्तक को एक बार नहीं। एक प्रश्न को 50 बार पढ़ो, कैसे याद नहीं रहता। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे, तो हमने पढ़ा है, बोले सर खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किया है अमीर खुसरो साहब ने। अमीर खुसरो साहब, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर, ठीक है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो हैं, और इस भाषा का नाम है हिंदवी। से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास भी इन्होंने किया था। और अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है, खालिक बारी, पहेरियां, मुकरियां, है ना, सुकने तथा गजल आदि, ये किसकी रचना है। खालिक बारी कई बार पूछा जाता है, खालिक बारी, है ना, तो खालिक की बारी ये
अमीर खुसरो की है, अमीर खुसरो। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब तक मैं अगर कुछ डिटेल में पढ़ता हूं तब तक आप नीचे वाला प्रश्न देख करके उत्तर जरूर बता दिया करो। और खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम फिर से यहां पूछ लिया गया, यानी कि ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, इसको रट लो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले जो हैं वो कौन है? अमीर हैं, अमीर। और आपको पता होगा दोस्तों कि खड़ी बोली जो है वर्तमान युग में सबसे अमीर है। हम बोलते ना कि वर्तमान युग में हिंदी का जो रूप प्रचलित है वो खड़ी बोली ही है, खड़ी बोली। और खड़ी बोली कैसी है? अमीर है। खड़ी बोली क्या है? अमीर है। बृहत रचना इसमें रची जा रही हैं, मानक हिंदी का रूप इसे प्राप्त है, यानी कि वर्तमान युग में खड़ी बोली क्या है? अमीर है। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले भी कभी कैसे होंगे? अमीर ही होंगे, यानी कि अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन अब आप कभी नहीं भूलना। ठीक है, फिर मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अभी हमने विस्तृत रूप में पढ़ा था कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो किया है ना, वो किसने किया है? प्रश्न क्रमांक 52 में। जितने भी साथी देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगर लगता है सुमेश सर पर थोड़ा सा अगर विश्वास है कि हिंदी साहित्य में हमें क्वालिफाई करवा देंगे, हिंदी साहित्य हमें रटवा देंगे, तो ज्वाइन जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है? तो आपका उत्तर होगा सर अमीर खुसरो। और इन्हीं की रचना खालिक बारी भी है। खालिक बारी हमेशा पूछा जाता है, और अमीर खुसरो यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। नेहा जी, ब्रजेश, स्वीटी जी, सभी लोगों ने बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही बताया है, और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग देख रहे हैं। और दोस्तों पिछले वाले वीडियो किस किस ने नहीं देखे व्हाट्सएप पर बता देना मुझे कि सर मुझे पिछले वाले 60 वीडियो नहीं मिले हैं। 60 वीडियो ट्रिक से बताए हैं दोस्तों। ऐसी ट्रिक बताइए कि आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। किसको वो 60 वीडियो की प्लेलिस्ट नहीं मिली है वो जल्दी से बता देना। मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग उस ट्रिक को सबसे पहले पढ़ें और फिर तैयार हो जाएं टीजीटी के महायुद्ध के लिए। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? प्रश्न क्रमांक 53 में चयन करना है। अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, इनका उद्देश्य क्या है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और आमिर युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या फिर कोई उद्देश्य नहीं। यानी कि 53 का आपका उत्तर बताना है। और ये 9 बजे आपकी निरंतर चलती है क्लास, सालों से ये क्लास चल रही है और सालों ये क्लास चलेगी 9 बजे वाली। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 53, और 53 का आंसर हो जाएगा मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, लोक व्यवहार की शिक्षा, यानी सी नंबर। ठीक है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, ये अमीर खुसरो की जो मुकरियां हैं, जो पहेलियां हैं, इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो सी नंबर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है दोस्तों, नीचे जो एक लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है, और उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए इन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं। किसने? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे अमीर खुसरो साहब जी। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से 20 और 21 उपलब्ध हैं, 20-21 से ही उपलब्ध हैं। ठीक है, जिन साथियों को नहीं मिली है वो वीडियो नहीं मिली है, व्हाट्सएप नंबर लाइन चल रहा है, लाइन चल रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर से बता देना कि सर मुझे वो 60 वीडियो नहीं मिले हैं जिसमें आपने ट्रिक से बताया है। कौन शिलांकित कृति है? कौन शिलांकित कृति है? प्रश्न क्रमांक 54 का उत्तर आपको बताना है। शिलांकित कृति यानी कि शिला पर अंकित कृति आपको बताना है वो कौन सी है। रीनू चौधरी, सुनील शर्मा जी, ये हमारे ज्वाइन मेंबर हैं जिनको स्पेशल एक इमोजी दिया गया है, तिरंगा इमोजी, स्टार दिया गया है। तो शिलांकित कृति कौन सी है? पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम या फिर वर्ण रत्नाकर, यानी कि शिला पर अंकित है। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो राउलवेल है, रोड़ा कवि की ये राउलवेल रचना है, रोड़ा कवि की राउलवेल जो रचना है ये शिलांकित कृति मानी जाती है। और आपने बिल्कुल सही बताया हेमलता ताज जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर वेरी गुड,
बहुत बढ़िया है। अब इसके बारे में हम देखें कि शिलांकित कृति है राउलवेल, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निम्न में से बताइए चंपू काव्य कौन सी कृति है, तो राउलवेल को चंपू काव्य कृति कहा जाता है, इसे शिलांकित कृति कहा जाता है। इसके जो कवि है वो रोड़ा कवि है और नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में दोस्तों इसकी रचना हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है और राउलवेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल करके आता है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा कहां से आरंभ होती है, तो आप बता देना राउलवेल एक रचना है रोड़ा कवि की। राउलवेल एक रचना है रोड़ा कवि की, जहां से नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा यहां से प्रारंभ होती है और इसकी भाषा हिंदी की 7 बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान मानी जाती है। यानी कि इसकी भाषा कौन सी है, राजस्थानी है। निशित जी, मयंक जी, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना। राउलवेल किस तरह की रचना है, प्रश्न क्रमांक 55 में राउलवेल किस तरह की रचना मानी जाती है दोस्तों। ए नंबर 55 का उत्तर बताना, यानी कि ये कई बार पूछा गया है। बिल्कुल सही है यश रत्ती जी, है ना। और 55 का आंसर हमने चयन किया कि सर जो राउलवेल रचना है सबसे पहले तो ये चंपू काव्य है ना, ये रोड़ा कवि की रचना है, ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य मानी जाती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ये शिलांकित कृति है और दोस्तों इस रचना से ही क्या होता है, नक्सिक वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। तो आपको याद रख लेना है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। यानी कि दोस्तों आपको सरल वे में यहां पर समझा जा रहा है। सबसे पहले आपको विस्तृत पढ़ा दिया जाता है एक टॉपिक में, फिर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको सरल लगने लगते हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझसे बन रहा है। कविता देवी जी, कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। मैंने कई बार आपको बताया है व्याकरण ग्रंथ बताना है। हमने पढ़ लिया था कि राउलवेल चंपू काव्य है, ये वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। मैंने कई बार आपको बताया था कि वर्ण हमें क्या पढ़ना है, वर्ण हम ज्योति में पढ़ना है, वर्णों को हमें ज्योति में पढ़ना है, तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की हो जाएगी। और जो व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर पंडित की रचना मानी जाती है। और ये व्याकरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो व्याकरण ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे दामोदर शर्मा। 12वीं शताब्दी में कब लिखा गया ये ग्रंथ है, 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी पुस्तक से सिद्ध होता है। ठीक है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपको कभी नहीं भूलना है, बहुत ही बढ़िया रचना मानी जाती है, व्याकरण ग्रंथ इसमें माना जाता है। ठीक है, अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये यहां पर एक चीज और यहां पर दी है कि मैथिली हिंदी में रचित वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। वर्ण रत्नाकर और ये किसकी है, ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर और ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। जब दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की बात आती है, जब एशियाटिक सोसाइटी की बात आती है तो एक चीज और याद आता है मयंक जी कि हमारी जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ना, ये जो ग्रंथ था किसका, ग्रियर्सन साहब का। असल में अगर माना जाता है कि दो काल विभाजन के आधार पर जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था वो इसी को ही माना जाता है जब जिसमें काल विभाजन का प्रयोग किया गया। दोस्तों हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा था, गारसा दा तासी का द इस्तवार दा लेतुतुर हिंदुस्तानी। ये गारसा दा तासी का था, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1839 और 1939 और 1947 में। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों आपको पता है कि जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ जो हिंदुस्तान है ग्रियर्सन की है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के निर्देशन में ये प्रकाशित हुई थी। और दोस्तों इसके 2 सन आते हैं, एक आती है
1989, 1989 और 1988। 1988 ये आपको याद रख लेना है। 1989 ये रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका प्रकाशन काल माना है। किसका? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का 1989। वैसे हम 1988 पढ़ते हैं, तो इन दोनों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। ठीक है, अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ कैसा है दोस्तों? महाकाव्य है या फिर गद्य काव्य है या छंद व्याकरण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि उक्ति व्यक्ति व्याकरण ग्रंथ है और ये दामोदर पंडित का है। दामोदर पंडित का, इसको याद रखेंगे। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि 58 का आंसर आपको चयन करना है। तो इस प्रकार से उक्ति व्यक्ति प्रकरण यानी कि कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी भाषा आदिकाल की है? 59 का उत्तर। आदिकाल में दोस्तों हम पढ़ते हैं आदिकाल के नामकरण को लेकर के सबसे ज्यादा मतभेद रहा। वहीं अगर बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। ठीक है, वीर गाथा काल नाम दिया, लेकिन आदिकाल नाम जो दिया वो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। ठीक है, और आदिकाल ही इसका नाम व्यवस्थित है, चल पड़ा। ठीक है, और आदिकाल की जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी दोस्तों, ये आपको बताना है। और आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा? आंसर आपको बताना है दोस्तों कि आदिकाल की जो भाषा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? डिंगल पिंगल, है ना? डिंगल ठीक है, ये डिंगल पिंगल ही मानी जाती है दोस्तों। ये भी आपको याद रख लेना, आदिकाल की जो भाषा है वो डिंगल पिंगल है। इसको देखते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा कि काव्य रचना की दो महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से अभिहित कर दिया, भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियां हैं डिंगल और पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था। कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था और डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी। अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार ना हो सका और पिंगल शैली का लोकप्रिय होती चली गई, उसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान की आदिकाल साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियां चरणों में भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की। तो दोस्तों यहां पर एक तर्क दिया गया है कि जो डिंगल और पिंगल हैं ये शैलियां थी। ये क्या थी? ये शैलियां थी और यहां पर कहा गया है कि ये शैलियां थी और इस तर्क के आधार पर कहा गया कि आदिकाल की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा, इसको याद रख लेना। ठीक है, ये डिंगल और पिंगल ये क्या थी? शैली कहलाती हैं। ये तर्क दिया किसने? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब दोस्तों यहां पर एक चीज भी आपको याद रख लेना है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये नगेंद्र की पुस्तक नहीं थी, इसका संपादन नगेंद्र ने किया था। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए किस विद्वान ने, किस आचार्य ने क्या नहीं लिखा? इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, इन्होंने संपादन किया है। इन्होंने क्या किया है? संपादन किया है। तो आपका नगेंद्र सही होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, है ना? और कोई भी कहीं डाउट लगता है तो आप पूछ भी सकते हो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, यानी कि 60 का आंसर बताना है आपको। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्रश्न क्रमांक 60 का उत्तर आपको बताना है। और खड़ी बोली में लिखे गए, ब्रज भाषा में लिखे गए, अवधि या फिर डिंगल पिंगल में लिखे गए। दोस्तों 60 का आंसर बताना है। यस रत्ती जी, बिल्कुल। तो आपका उत्तर हो जाएगा 60 का क्या हो जाएगा? डिंगल पिंगल। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? यहां पर रासो ग्रंथ डिंगर पिंगर शैलियों में लिखे गए, शैलियों में, है ना? शैलियों में लिखे गए। तो उत्तर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना। चारण साहित्य किस भाषा का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस भाषा के दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस भाषा का दूसरा नाम है? ये बताना है आपको। दोस्तों हमने पढ़ा है
कि हिंदी साहित्य में आदि काल को दो आचार्यों ने चारण काल कहा। सबसे पहले रामकुमार वर्मा का हम नाम लेते हैं। 750 से 1000 तक के काल को इन्होंने संधि काल नाम दिया था। 1000 के बाद के काल को इन्होंने क्या कहा था? चारण काल। और ग्रियर्सन साहब ने चारण काल भी नाम दिया था, ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने। अब चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो ये चारण साहित्य रासो साहित्य का। रासो साहित्य यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं वो चंद्रवरदाई साहब हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो आपने पढ़ा है, लेकिन पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो चंद्रवरदाई जो थे पृथ्वीराज रासो के आश्रित कवि थे, है ना। इसलिए ये रासो साहित्य यानी कि चारण साहित्य इसे कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि चारण काल नाम किसने दिया, तो ग्रियर्सन ने और रामकुमार वर्मा जी ने, इसको याद रखेंगे। और इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया। आपको पता होगा कि इन्होंने वीर रस जो वीर गाथा काल नाम दिया था, किसने? वीर गाथा काल शुक्ल जी ने दिया था। तो इन्होंने 12 प्रमाणिक रचनाएं बताई थी कि ये 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, है ना, जिनमें से विजयपाल रासो, है ना, हमीर रासो, खुमाण रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये रचनाएं इन्होंने प्रमाणिक स्वरूप दी थी। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनको भी मैं आपको याद करवाऊंगा। और पृथ्वीराज रासो को एक मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, ऐसा एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। कितने सिद्धों का? 84 सिद्धों का। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, सिद्धों की संख्या कितनी है? आप बता देना 84। नाथों की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। 84 सिद्धों में प्रमुख माने जाते हैं सरहपा, और सरहपा की रचना कौन सी है? दोहा कोश। और दोस्तों सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है, ठीक है। नाथपंथी योगी अलग जगाते। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन है हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता। इनको भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों आपको पता है कि नाथों की संख्या मानी जाती है कितनी? 9 मानी जाती है, ठीक है, 9। एक चीज और क्वेश्चन बनता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे निकिता जी? तो आप लोग जल्दी से बताएं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं या फिर मच्छेंद्र नाथ माने जाते हैं? जल्दी से आपको कमेंट लिखना है ना। आकाश जी, एस रत्ती, सूरज जी, सभी लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक तो दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग जुड़ जाना। जो लोग ज्वाइन हो पा रहे हैं वो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। हिंदी साहित्य में आपका दोस्तों कम अध्ययन नहीं होगा, आपका अध्ययन विस्तृत होगा, बढ़िया होगा। एक एक चीज आपको याद होगी। रोज डेली आप अटेंड बस करते रहें, आपको सारी चीजें और रट जाएंगी हिंदी साहित्य की, ठीक है। तो जल्दी से नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? ललित मोहन जी, है ना। और जल्दी से बताओ मयंक जी। बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि सर गोरखनाथ थे, लेकिन याद रख लेना कौन थे? मच्छेंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे मच्छेंद्र नाथ, है ना। हेमा सिंह जी, यहां पर याद रखना यूपी टेट एग्जाम में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन था, जहां पर गोरखनाथ दिया था। गोरखनाथ आप लोगों ने लगाया था, लेकिन गोरखनाथ के जो गुरु थे वो मच्छेंद्र नाथ थे, और मच्छेंद्र नाथ ही नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते। अगर ऑप्शन में आपका मच्छेंद्र नाथ नहीं आता तो आप गोरखनाथ लगा देना, क्योंकि गोरखनाथ संप्रदाय के जो प्रमुख माने जाते हैं वो गोरखनाथ ही माने जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे सभी लोग। और कौन 84 सिद्धों में नहीं है? अब 84 सिद्धों में कौन नहीं है? विरूपा, कंडपा, कुकरिप्पा या फिर सारंगधर। आपको बताना 84 सिद्धों में कौन नहीं है? 84 सिद्धों में कौन नहीं है ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 62 का आंसर बताना है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
दोस्तों आपको पता है जब आप सिद्धों की बात करते हैं तो लास्ट में पापा आ जाता है, सरायपा, विरूपा, कंडपा, कोकरेप्पा, इस प्रकार से पापा आ रहा है, पा पा पा, है ना, इस प्रकार से आ रहा ना। तो ये पापा आ रहा है तो पा से थोड़ा सा समझ गए कि इसका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अंतरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना या उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। यानी कि 63 का आंसर बताना। और डाउट वाले प्रश्न जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, कहीं भी आपको डाउट लगता है कि ए है या फिर ए है, तो डाउट वाले क्वेश्चन आप लिखते जाएं, पूरे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। जहां भी आपको डाउट लगता है आप प्रश्न को लिखें और नीचे नंबर चल रहा है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पर भेज दें। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपका उत्तर जरूर दूंगा, है ना, प्रश्न का। और डाउट वाले प्रश्नों को आप जरूर लिखें और प्रेषित करें। और आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का रंजित किया जा रहा था आदिकाल में, है ना। चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, आश्रित कवि थे, चारण कवि थे, और ये राजाओं का वर्णन करते थे, उनके यशोगान का वर्णन करते थे। यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 64 का आंसर आपको बताना है। आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का मिश्रण सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन या युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। ये आपको बताना है दोस्तों। जो साथी ज्वाइन मेंबर हो रहे हैं वो ज्वाइन हो जाएं, जो साथी ज्वाइन मेंबर नहीं बन पा रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, बहुत सारा आपको तो ऐसे ही सीखने को मिलेगा। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्न में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो किस विषय का नहीं? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि सर इसमें कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और जिन भी साथियों ने 25 घंटे का वीडियो नहीं देखा है वो 25 यानी कि 25 घंटे का वीडियो जरूर देखें। और जिनको ये वीडियो नहीं मिला है, जिनको ये 25 घंटे का वीडियो नहीं मिला है, वो हमें मैसेज करके बताएंगे कि सर मुझे 25 घंटे का वीडियो नहीं मिला है। ठीक है, जल्दी से चयन करना है आपको कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? 65 का आंसर बताना है। 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को बताना है। दोस्तों मैंने बहुत सारी चीजें आपको याद करवाई हैं। नामकरण आदिकाल का मैंने याद करवाया है, काल विभाजन भी आपको याद करवाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है याद करना, आसान तरीके से सिर्फ आपको देखना है, आपको मेहनत नहीं करना है, ना रटना है ना, कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो देखना है। बहुत सारी चीजें ऐसे याद हो जाएंगी, है ना। हिंदी साहित्य के 700 से 14 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? ग्रियर्सन साहब ने। और ग्रियर्सन साहब यानी चारण काल नाम इन्होंने दिया है। क्या दिया है? चारण काल, चारण काल दिया है। व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है। जो भी साथी, मैं चाहता हूं कि पूरी चीजें आपको पहुंचे, हिंदी साहित्य का पूरा मटेरियल आप तक पहुंचे, आप पढ़ें, है ना, और बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये चारण काल नाम दिया। हमने पढ़ा था अभी कि राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल आदि काल को चारण काल नाम दिया था। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया, और इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 ईस्वी भी मिलता है। और जिन्होंने चारण काल कहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में 700 से 14 ईस्वी कहा गया। कितना कहा गया? 700 से 1400 ईस्वी। तो ये 700 से 1400 ईस्वी हमें स्वीकार करना है, इसको, है ना, स्वीकार करो और पढ़ो वही जो एग्जामिनर चाहते कि ये उत्तर सही है ना, वही उत्तर अपन को सही मान लेना है, क्योंकि हमें तो लिखना है, टिक करना है, नंबर चाहिए बस। ठीक है, बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया? प्रश्न क्रमांक 66। दोस्तों बीसलदेव रासो का एक क्वेश्चन बनता है ना, कैसा बनता है? ये श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। इसमें विवाद हुआ कि जब रामचंद्र शुक्ल ने 12
रचनाएं मानी, उन रचनाओं में इस बीसल देव रासो को भी उन्होंने शामिल किया और सभी विद्वानों ने कहा कि ये जो बीसल देव रासो है, ये रासो ये श्रृंगारिक रचना है, श्रृंगारिक रचना है ना। यानी कि बीसल देव रासो में शैली का प्रयोग किया गया, तो ये गेय शैली का, शैली पूछा गया आपसे तो गेय शैली का प्रयोग किया गया। और इसमें ये अजमेर के शासक से संबंधित थी, अजमेर के शासक से संबंधित थी। एक क्वेश्चन भी बनता है निम्न में से बताइए कौन सी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है, अजमेर के, तो ये बीसल देव रासो ही है। नरपति नाल जी की ये रचना मानी जाती है, नरपति नाल की बीसल देव रासो, है ना। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर लेना दोस्तों, आपके 45 मिनट जो हैं वो पूर्ण होते हैं आज के, ठीक है। बुक की एक क्लास कल होगी, बहुत सारी बुक आपको मैं बताऊंगा, आपको विस्तृत पढ़ना है तो विस्तृत वाली बुक बताऊंगा, आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज इस प्रकार से लगाना है तो वो बुक भी बताऊंगा। तो कल 7 बजे हम एक बुक के बारे में आपको बताएंगे। टीजीटी, पीजीटी, नेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य वाले मेरे साथी हैं, सभी साथी, और सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि वो 25 घंटे वाला वीडियो जरूर देखना या फिर 60 वीडियो वो जरूर देख लेना, क्योंकि आप अगर 60 वीडियो देख लेते हैं लेखपाल के लिए भी, बिल्कुल लेखपाल के लिए दोस्तों अपना क्या करें, सबसे पहले सिलेबस आप जांच लें, सिलेबस देख लें कि हिंदी साहित्य में क्या क्या है, और फिर हिंदी साहित्य वाले आ जाओ मैदान में, पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ललित मोहन, मयंक जी, उन्नति जी, सभी को समझ में आ जाएगा, सभी को याद हो जाएगा जब हम घरेलू जीवन से इस हिंदी साहित्य को जोड़ करके पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य तो कोई कठिन वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बोले सर रचनाएं याद नहीं होती, जब से आपके वीडियो देखे रचनाओं वाले अब तो मुझे कोई इंटरेस्ट आ गया, बोले हिंदी साहित्य में मन नहीं लगता था मेरा पढ़ने को, अब इंटरेस्ट आ गया है, अब लगने लगा है, एक नई किरण जागी है कि हम निश्चित ही अब याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य को, ठीक है। बिल्कुल पहाड़ी नीमू जी बिल्कुल सही है, पढ़ते रहें इसी प्रकार से। कुमारी हेमा जी और जितने भी साथी बनना चाहते हैं ज्वाइंट मेंबर, राजेश मौर्य, संदीप जी, हेमा, शीला जी, राज ठाकुर, अनु जी, पूजी, निशित जी, ठीक है, सभी लोग बताएं, है ना। पहरी नीमू, राधिका, पारो, राजेश, अनीता, उन्नति, राज, लबेश जी, संदीप जी, अनीता जी, रीना जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, है ना। राज त्रिपाठी, हेमा जी और सुनील शर्मा जी, ठीक है। मास्टर कैडर में ग्रामर भी आती है, बिल्कुल ग्रामर भी आती है, निशित जी, मोनिका नांगल जी। ग्रामर की क्लास टिपटॉप यूट्यूब चैनल पर आज से शुरू हुई है दोस्तों, मैं टिपटॉप यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाता हूं। तो टिपटॉप यूट्यूब चैनल पर दोपहर 3 बजे ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर मैंने बिल्कुल शुरुआत से आपको पढ़ाया है, शुरुआत से, यानी कि आज मैंने हिंदी भाषा को पढ़ाया था, हिंदी भाषा को कवर किया था। कल हम वर्णमाला पढ़ेंगे और शुरुआत से बिल्कुल पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। तो दोपहर 3 बजे टिपटॉप यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है ना। और आपको बताना है, हरनाम, दीप जी, सुनीता, कमलेश जी, अरुण जी, विजय जी, सभी को धन्यवाद, कंचन यादव जी। दोस्तों इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो को लाइक और पुराने वीडियो सभी लोग देखें, ठीक है। पुराने वीडियो को देखना है आपको, है ना। 60 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, 125 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, एक 25 घंटे का वीडियो आपके लिए है और एक 10 घंटे का वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो फूल जहां और शिखा, राज त्रिपाठी, राजेश जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही साथियों,